जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर स्वागत करता हूं आपका वाईएस कोचिंग क्लासेस सिलेक्शन नगरी में। आज हम लोग बात करेंगे जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनका प्रयोग लगातार अनेक परीक्षाओं में किया जाता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, यूपी TPSSC की तमाम परीक्षाएं हो। हर परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ से, दूध से, फल से, उर्वरक से। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जनरेट होता है जब फ्लड दे देता है। फ्लड का हिंदी में बोलते हैं बाढ़। बाढ़ फ्लड मतलब होता है, लेकिन बाढ़ से संबंधित ऑपरेशन फ्लड नहीं है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध से। ध्यान समझिएगा, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूध की क्रांति के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी। और इसके जनक जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को इसके जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। अगले प्रश्न पे ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? तो आपने कहा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा बुध। शुरुआत से अगर सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, लेकिन सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। चमकता हुआ ग्रह कौन सा है? शुक्र। चमकता हुआ ग्रह पूछे तो शुक्र। इसके बाद गोल घेरे वाला ग्रह पूछे तो शनि। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र। चलिए, इतने के साथ अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो भारत सरकार की एक स्वशासी संस्था है। इसकी स्थापना सन 1959 में की गई थी। 1959 में की गई थी और 1959 में स्थापना के साथ ही साथ इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। इसलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर ध्यान से बढ़ते हैं। कह रहे हैं, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? आपने कहा हमारा राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक जय है। इसको सबसे पहले जो गाया गया था वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। बाद में इसी राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत कर लिया जाता है। संविधान सभा में स्वीकृत कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले जान लेते हैं राष्ट्रगान का रचयिता कौन है। आपने कहा रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश के राष्ट्रगान को भी लिखा और एक और देश के राष्ट्रगान को लिखा था। उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी गुरुदेव ने ही लिखा था, जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है अमार सोनार बांग्ला। इस बात को ध्यान रखिएगा, अमार सोनार बांग्ला। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? हमारे भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे जनरल KM करियप्पा। कौन थे? जनरल KM करियप्पा। सन 1947 में भारत पाकिस्तान के युद्ध जो हुआ था उसमें पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में इन्होंने भारतीय सैन्य बल का जो है नेतृत्व किया हुआ था। किसने? जनरल KM करियप्पा पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया? ये करंट अफेयर का पार्ट है, 2018 से संबंधित है। अरुणा साईराम को जो है संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए
चयनित किया गया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? अरोड़ा साईराम को। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? ध्यान समझिएगा, जब सल्तनत काल समाप्त होता है तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने के साथ ही शुरुआत किसने किया था? बाबर ने। किसने शुरुआत किया था? बाबर ने शुरुआत किया था। बाबर ने शुरुआत कैसे किया? सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर शुरुआत करता है मुगल साम्राज्य की। कब? 1526 ईस्वी में। कब शुरू करता है भाई? 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध होने के बाद अगला युद्ध होता है बाबर का ही युद्ध होता है, पहला पानीपत और दूसरा होता है खानवा का युद्ध 1527 में। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर का। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है कि बाबर की 4 प्रमुख लड़ाइयाँ कौन सी हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा की लड़ाई, तीसरा चंदेरी की लड़ाई और चौथा घाघरा की लड़ाई। इसके बाद 1930 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जो अगला ऑप्शन दिया हुआ हुमायूं, हुमायूं बाबर का लड़का था, अकबर हुमायूं का लड़का था और जहांगीर जो है जहांगीर अकबर का लड़का था। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसके बाद आता है शाहजहां, शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। ये प्रमुख शासक हैं मुगल साम्राज्य के। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? हमारे पर्यावरण का जो रक्षा कवच है, हमारे पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो उसे कहा जाता है ओजोन परत को। किसको कहता है? ओजोन परत का। अब इसे क्यों कहा जाता है? ध्यान समझिएगा। हमारे पृथ्वी के 5 परतें हैं। पृथ्वी में 5 परतें हैं। पहला परत है क्षोभ मंडल, दूसरा मंडल है ओजोन समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और 5वां है बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। अगला जो मंडल है वो समताप मंडल है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ध्यान देखिएगा, ये हो गया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है। रिफ्लेक्ट करके क्या कर देता है? वापस कर देता है। ये पृथ्वी पर आने नहीं देता है। पृथ्वी पर नहीं आने से फायदा क्या होता है? पराबैंगनी किरणों के आने से त्वचा कैंसर होगा, जो कि ओजोन परत हमारा पराबैंगनी किरणों को रोककर परावर्तित कर देता है। इसलिए ओजोन परत जो होता है पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। इसीलिए ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस मापन का प्रयोग किया जाता है? उसे कहते हैं डाबसन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? डाबसन होती है। ओजोन परत का दिवस भी पूछा जाता है आपसे, तो आप कहेंगे 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर। आपसे कहा जा रहा है भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो आप कहेंगे भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता जो था वो बेडेन पावेल था। कौन था? बेडेन पावेल। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1950 में। कब की थी? 1950 में की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक का मतलब जो होता है जो छुआछूत से फैलता है उसे संक्रामक रोग बोला जाता है। तो आपने कहा मधुमेह संक्रामक रोग है नहीं, गठिया संक्रामक नहीं है, कैंसर संक्रामक नहीं है, डिप्थीरिया जो है वो एक संक्रामक रोग है। अब ये डिप्थीरिया रोग क्या होता है? डिप्थीरिया रोग वो रोग होता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों में होता है। बच्चों के मुंह और गला, नाक और गला को गंभीर रूप से जो है कि ये संक्रमित कर देता है। डिप्थीरिया रोग होता है, ये संक्रामक होता है, वायरस के तरीके से फैलता है। तो डिप्थीरिया रोग क्या है? संक्रामक रोग है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और रक्तता को एक और नाम से बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है जिसमें
किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो आपने कहा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो वहाँ कहते हैं कौन सा रोग हो गया है? एनीमिया रोग हो गया है। क्या हो गया है? एनीमिया रोग हो गया है। एनीमिया एक और कमी से होती है, जब विटामिन B12 की कमी होती है तब क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन होता है B12 का रासायनिक नाम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक होती है? आपने कहा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना सबसे अधिक जो होती है वो होती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना सबसे अधिक होती है। चूँकि खंभात की खाड़ी जो है उसका आकार कीपनुमा है, जो बाहर की ओर अधिक खुला हुआ होता है और अंदर की ओर सकरा होता है। और जब अंदर की ओर सकरा बाहर की ओर खुला हुआ होता है तो ऐसे क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का जो चांस होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान समझिएगा, बोरलाग नाम का एक शब्द है जो निकल के आया है नॉर्मन बोरलाग से। किससे निकल के आया है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हमारे हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। किसके? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाता है? नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हैं कि बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा, जब वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन कृषि हरित क्रांति के जनक है? तो आप कहेंगे MS विश्वनाथन। कौन है? MS विश्वनाथन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? MS विश्वनाथन को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? आपने कहा सती प्रथा के खिलाफ जो कानून बनाया था वो जिसने बनाया था तो उसने बनाया था, लेकिन उसके लिए अथक प्रयास किसने किया था? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास करके सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाने का कार्य किया था। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में एक जो है कि समाज के ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में, और उसके ठीक एक साल बाद 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। कब होता है? सन 1829 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत होता है। किसके अथक प्रयासों के द्वारा? आपने कहा राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का अंत होता है। भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? सिलिकॉन घाटी का क्या तात्पर्य होता है? पहले तो आप जान लीजिए भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर को कहते हैं? तो आपने कहा बेंगलुरु कहते हैं, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अब समझते हैं बात को, सिलिकॉन घाटी का मतलब क्या होता है। चूंकि कर्नाटक के बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनीज, IT सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनीज का सबसे ज़्यादा दायरा है, इसलिए इस बेंगलुरु को क्या कहता है? सिलिकॉन घाटी कहता है। क्या कहता है? सिलिकॉन घाटी। एक होता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो होती है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपसे सिलिकॉन घाटी कहें तो बेंगलुरु, और फूलों की घाटी कहें तो कहाँ कहेंगे आप? उत्तराखंड में कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत राज्य का गठन किया गया था? अनुच्छेद 237, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 263? पंचायती राज का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अपनाया गया है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अपनाया गया है, लेकिन सबसे पहले कब अपनाया गया था आप बताएंगे? 1959। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले अपनाया गया था राजस्थान में। कहाँ अपनाया गया था भाई? राजस्थान में। कहाँ अपनाया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले अपनाया गया था। और इसको लाया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत लाया गया था। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? आपने कहा डॉक्टर S राधाकृष्णन, CR वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या रविंद्रनाथ टैगोर। आपने कहा जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो
सबसे पहली बार भी उपराष्ट्रपति बने थे, उसके बाद अगली बार फिर उपराष्ट्रपति बने थे। 1952 से लेकर 1962 तक लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर को कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और जब विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो वह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और ठीक एक महीने बाद विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो 5 सितंबर 5 अक्टूबर, लेकिन जब शिक्षा दिवस की बात करते हैं तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान से देखेंगे। भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से, चावल के छिलके से या इन सभी से? तो आपने कहा भारत में जो बायोमास प्राप्त किया जा सकता है वो इन सभी से जो है कि क्या प्राप्त किया जाता है? बायोमास प्राप्त किया जा सकता है। अगला कह रहा है रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? आपने कहा रेशम कीट की जो अवस्था होती है वो कोकून की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? कोकून की अवस्था होती है, जिससे रेशम प्राप्त की जाती है। जब कोकून पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो वहाँ लार्वा का विकास होता है। जब लार्वा का विकास होता है तो रेशम निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चूंकि अभी आपको बताया गया कि वो जो ओजोन होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और इसकी मोटाई मापने की इकाई जो होती है उसे डाप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाप्सन कहते हैं। वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अपवर्तित करके रिटर्न भेज देती है। अगर वो पृथ्वी पर आने लगे तो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणें किसका कारण बनती हैं? त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। तो शॉर्टकट में समझिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने कहा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? आपने कहा लोकसभा की अधिकतम संख्या 500 और 550, माफ कीजिएगा, लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। और आप जब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? आपने कहा 80। अगर कहेंगे राज्यसभा की सीटों की संख्या बता दीजिए तो बताएंगे 31। आपसे कहेंगे विधानसभा की सीटों की संख्या बता दीजिए तो आप कहेंगे विधानसभा सीटों की संख्या है 403। और अगर आपसे कहेंगे विधान परिषद की सीटों की संख्या बता दीजिए तो आप बताएंगे कि विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश के ये लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन से संबंधित है? आपने कहा स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? रिपन। कौन? रिपन। स्थानीय स्वशासन रिपन, स्थानीय स्वशासन रिपन। आपने कहा लॉर्ड रिपन ही वह व्यक्ति थे जो सन 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत किए थे। क्या किए थे? नियमित जनगणना की शुरुआत किए थे। सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन 1881 में जो है लॉर्ड रिपन ने 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत कर दी थी। और तभी से आज भी हमारे यहाँ हर 10 साल पे जनगणना की जाती है। कब शुरू किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और इसी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन की जो नीतियां थी वो भारत के प्रति हमेशा उदारवादी रही थी। अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य पाई जाती है?
अस्थायी, संरचनात्मक, प्रच्छन्न, चक्रीय। ध्यान से समझिएगा, इसका उत्तर होगा प्रच्छन्न। अब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है, समझिएगा बात को। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी का तात्पर्य क्या होता है, जो हमारे यहाँ भारतीय कृषि होती है, और भारतीय कृषि में ऐसा मामला पाया जाता है कि जहाँ पर 2 लोगों की आवश्यकता है, 2 लोग आसानी से उस किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, वहाँ पे एक परिवार में 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग लगातार काम करते रहते हैं, जिनमें से अगर केवल 2 की आवश्यकता है तो इन 3 को, 4 को अगर हम निकाल भी दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी वो जो 3-4 लोग एक्स्ट्रा हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी है। इसी छिपी हुई बेरोजगारी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी सामान्य मात्रा में पाई जाती है, आपने कहा प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य स्तर पर पाई जाती है, इसी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अच्छा, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी, तो शिवाजी के राज्य की राजधानी जो थी वो थी रायगढ़। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। यहाँ इन्होंने रायगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। चूंकि इन्होंने निर्माण तो करवा दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने सन 1818 ईस्वी में, कब, सन 1818 ईस्वी में इसको जो है कि इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया और इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। शिवाजी के रायगढ़ को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन था, कौन था, तानसेन। तानसेन का मूल नाम क्या था, तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। रामतनु जो पांडे थे वो बहुत बड़े संगीतकार थे और इनका जन्म जो है, इनका जन्म सन 1506 ईस्वी में, कब हुआ था, सन 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर जो कि इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा है। मध्य प्रदेश का हिस्सा है तो थोड़ी बातें मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है उसे कहते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का दिल। भारत का दिल कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, अगर आपसे पूछा जाए सोया प्रदेश कौन है, आपने कहा मध्य प्रदेश। आप कहेंगे सागौन का जंगल किस प्रदेश में पाया जाता है, आप बताएंगे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। आपसे कहा जाता है वुल्फ स्टेट को कहते हैं, किसको कहते हैं, आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा जाए लेपर्ड स्टेट किसको बोलते हैं, आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आप बताएंगे भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप बताएंगे शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम आप बताएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या बताएंगे, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे 29। क्या बताएंगे, 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे 25 प्रश्न पूरे होते हैं। इस प्रकार से जितने भी हम लोगों ने प्रश्न पढ़े हैं इन सभी में से 25 प्रश्न पूरे होते हैं। और 25 प्रश्न पूरे होने के साथ साथ हम ये समझेंगे, इन 25 प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोगों ने पढ़ा और इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ हम लोगों ने ये समझा कि आखिर इन 25 प्रश्नों के अलावा हम लोगों ने कम से कम 50 प्रश्नों की चर्चा की। कुल मिला के 60-70 प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। बहुत अच्छे से वीडियो एक बार पुनः रिवाइज करके देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 25 प्रश्नों के अलावा हम लोग कम से कम 60-70 सवालों को रिवीजन करने का काम करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया हो, अगर चीज़ें जो समझ में आई हों वो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।